अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की कि भी अफवाह में न आकर अधिक से अधिक संख्या में कोरोना की वैक्सीन लगाने का किया आह्वान। आगामी 1 मई से 18 वर्ष से अधिक सभी नागरिकों के लिए खुल जाएगा टीकाकरण का मार्ग। देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑक्सीजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर्स के तहत 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट की होगी स्थापना। देश भर के जिला मुख्यालयों में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन डोनेशन प्लांट की होगी स्थापना। देश में इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई के क्षेत्र में हुई है वृद्धि। इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 21.5% अधिक। दलहन की बुआई 6.45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर हुई 12.75 लाख हेक्टेयर। साथ ही तिलहन और चावल की बुआई में करीब 16% की बढ़ोतरी। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद। वर्तमान रबी विपणन सत्र में 186.58 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। गेहूं की खरीद से अब तक 17,87,633 किसान हुए लाभान्वित। साथ ही चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 में कुल 707.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई। और कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों के बावजूद अप्रैल फरवरी 2020-21 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात बढ़ा 26.51%। अप्रैल फरवरी 2021 के दौरान कुल 43,798 करोड़ रुपए के प्रसंस्कृत उत्पादों का हुआ था निर्यात। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज कोरोना महामारी के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों के अनुभवों को जाना। कोरोना की लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों ने पिछले 1 साल के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए इस महामारी की रोकथाम के लिए अपने अपने विचार दिए, जो कि अभी देश में चल रही कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अन्य लोगों के काम आए। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 1 मई से 18 साल से अधिक आयु के लोगों को टीका दिया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वैक्सीन को लेकर किसी अफवाह में नहीं आने की अपील करते हुए वैक्सीन लगवाने का आग्रह किया। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की चर्चा की और राज्यों को हर संभव मदद देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतने में हमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय कोरोना बीमारी को हराना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने इसके लिए लोगों के प्रयासों की भी सराहना की है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी
स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार गांवों में भी नई जागरूकता देखी जा रही है। कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए लोग अपने गांव की कोरोना से रक्षा कर रहे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए सही व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही हैं। शहरों में भी कई नौजवान सामने आए हैं जो अपने क्षेत्र में कोरोना के केस न बढ़े इसके लिए स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरफ देश दिन रात अस्पतालों, वेंटिलेटर्स और दवाइयों के लिए काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देशवासी भी जी जान से कोरोना की चुनौती का मुकाबला कर रहे हैं। आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस बीमारी को हराना। और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए पीएम केयर्स फंड से देश भर में 551 पीएसए ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ये संयंत्र देश भर के जिला मुख्यालयों में स्थित सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दिया है कि इन संयंत्रों को जितनी जल्दी संभव हो शुरू किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संयंत्र जिला स्तर पर ऑक्सीजन आपूर्ति की दिशा में बड़ी सहायता देंगे। इन संयंत्रों की स्थापना से इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इससे पहले पीएम केयर फंड के तहत 162 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को देश के अस्पतालों में स्थापित करने के लिए 201.58 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली की। कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए दिल्ली में लगाया गया लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। मौजूदा लॉकडाउन की अवधि कल सुबह समाप्त हो रहा था, जो अब 3 मई सुबह 5 बजे समाप्त होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में संक्रमण की दर घटी है, लेकिन अभी भी बहुत अधिक मामले आ रहे हैं, इसीलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाना जरूरी है। और केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण के तीसरे दौर के लिए मिशन मोड में अतिरिक्त निजी टीकाकरण केंद्र पंजीकृत करने की सलाह दी है। केंद्र ने निजी अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठान और उद्योग संघ के अस्पतालों की सेवा लेने को भी कहा है। राज्य को नए आवेदन और लंबित पंजीकरण का काम निपटाने के लिए विशेष प्राधिकरण के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और कोविड-19 के लिए गठित प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण के तीसरे दौर के संबंध में मार्गदर्शन किया। राज्यों से उन अस्पतालों की संख्या पर नजर रखने को कहा गया है जिन्होंने वैक्सीन की खरीद कर ली है और इसका भंडार और मूल्य को विन ऐप पर घोषित कर दिया है। इन राज्यों से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए केवल ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा का प्रचार करने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने मौजूदा अस्पतालों को और सुविधा संपन्न बनाने तथा कोविड रोगियों की उपचार व्यवस्था से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा की। घर में आइसोलेशन में रखे गए लोगों को टेलीमेडिसिन सुविधा उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में गहन चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का परामर्श दिया गया है। और देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। परिवार और कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 25,36,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 14 करोड़ 9 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई है। वहीं देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,49,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। साथ ही पिछले 24 घंटों में 2,17,000 से ज्यादा मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 26,82,751 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 2,767 मरीजों की मौत हुई। कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.13% हो गई है, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 1,92,311 हो गया है। और देश में कोरोना नमूनों की जांच का काम लगातार जारी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार देश में कल तक कोरोना संक्रमण के लिए कुल 27 करोड़ 79,18,810 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17,19,588 सैंपल कल टेस्ट किए गए।
और राज्य और केंद्र सरकार की गहन योजनाओं, ठोस प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। इस वर्ष गर्मी की फसलों की बात करें तो इस वर्ष गर्मी की फसलों की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में 21.5% अधिक हुई है। दलहन की बुआई 6.45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.75 लाख हेक्टेयर हुई, जो लगभग 100% की वृद्धि दर्शाता है। ये किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि तिलहन और चावल की बुआई में लगभग 16% की बढ़ोतरी हुई है। गर्मियों की फसलें न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती हैं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं, यानी कि किसानों की जो आर्थिक स्थिति वो बेहतर होती है। राज्य और केंद्र सरकार की गहन योजनाओं, ठोस प्रयासों और किसानों की कड़ी मेहनत के चलते वृद्धि संभव हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ग्रीष्मकालीन फसलों जैसे दालें, मोटे अनाज, पोषक अनाजों और तिलहन की वैज्ञानिक खेती के लिए नई पहल की, यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। 23 अप्रैल 2021 तक देश में ग्रीष्मकालीन बुआई पिछले साल इसी अवधि में इस तरह की बुआई की तुलना में 21.5% अधिक हुई थी। इस अवधि के दौरान एक साल पहले 60.67 लाख हेक्टेयर से कुल ग्रीष्मकालीन फसल क्षेत्र बढ़कर 73.76 लाख हेक्टेयर हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं रकबा भी बढ़ा है। 23 अप्रैल 2021 तक दलहन के तहत बोया जाने वाला क्षेत्र 6.45 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 12.75 लाख हेक्टेयर हो गया। बढ़ा हुआ क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों से होने की जानकारी आई है कि वहां पर जो रकबा है वो बढ़ा है। इसके साथ साथ तिलहन की बात करें तो तिलहन का फसल क्षेत्र 9.03 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 10.45 लाख हेक्टेयर हो गया, जब जो लगभग 16% की वृद्धि है। यह क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ये जो आंकड़े निकल के आए हैं कि गर्मी की फसलों में बढ़ोतरी हुई है। धान की रोपाई की बात करें तो धान की रोपाई का क्षेत्र 33.82 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 39.10 लाख हेक्टेयर हो गया, जो लगभग 16% की वृद्धि है। ये राज्य जो है इसमें पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, असम है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, बिहार है आदि राज्यों में रबी चावल का जो फसल क्षेत्र यानी कि जो रकबा है वो बढ़ा है। इसके साथ साथ मई के पहले सप्ताह तक ग्रीष्मकालीन बुआई पूरी होने की संभावना है और फसलों के क्षेत्र में काफी वृद्धि भी दर्ज की गई है। ग्रीष्मकालीन फसलें न केवल अतिरिक्त आय प्रदान करती बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करती हैं। इससे किसानों को भी अधिक लाभ होता है। ग्रीष्मकालीन फसलों की खेती से एक प्रमुख लाभ मिट्टी की सेहत में सुधार होना है, जो विशेष रूप से दालों की फसल के माध्यम से होता है। अधिकतर जलाशयों में जल स्तर को बढ़ाने से रबी की फसल के साथ साथ गर्मियों की फसलों को सुरक्षा देने में भी मदद मिलती है, यानी कि किसानों को पास जो पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कुछ राज्यों में किसान पानी की उपलब्धता के आधार पर ग्रीष्मकाल में धान की रोपाई करते हैं। वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करके किसानों ने बीज के लिए जरूरी उपचार के बाद गर्मियों की फसलों की बुआई बीज ड्रिल के माध्यम से शुरू कर दी, यानी कि वहां पर धान की खेती की जा रही है। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेतीबाड़ी में क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, मिर्च और शिमला मिर्च की पौध लगाने का काम करें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान पहले से खोदे गए गड्ढों में सेब की पौध की रुपाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि सेब के पौधों की रुपाई दिसंबर से लेकर मार्च तक के महीने में की जा सकती है। ये समय सेब की रुपाई के लिए अंतिम समय है, इसलिए सही आकार के गड्ढों में सेब के पौधों की रुपाई करें और पौधे से पौधे के बीच उचित दूरी रखें। पौधों की रुपाई के समय ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। साथ में विशेषज्ञ की सलाह से फफूंदी नाशक दवा का भी छिड़काव करें। अगर पहले ही पौधों की रुपाई कर चुके हैं तो तना छेदक और अन्य कीटों की निगरानी करते रहें। इस समय हिमाचल प्रदेश में अनार की रुपाई भी की जा सकती है। रुपाई के समय पौधों की खराब टहनियों की छटाई कर दें और इन पौधों को सीधी पड़ने वाली धूप से बचाएं। समय समय पर पौधों में सिंचाई करते रहे। वहीं कीवी के पौधों में भी सिंचाई की जरूरत है। पौधों की जड़ों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग का काम करें। इसी तरह इस समय आम के बागों में भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि फूल आने की शुरुआत में कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। किसानों को सलाह है कि वो आम के बागों में विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक दवा का छिड़काव करें। आम के पेड़ों की क्यारियां साफ करें। बाग में मौजूद खरपतवार को उखाड़कर नष्ट कर दें। बागों में सिंचाई का काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, कद्दू, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की रुपाई करें। घाटी क्षेत्र में खरीफ की सब्जियों की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें।
बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। और अब बात करेंगे वर्तमान रबी विपणन सत्र में गेहूं की खरीद जो है वो अलग अलग राज्यों से की जा रही है। उसका सीधा फायदा किसानों को देने का प्रयास किया जा रहा है, उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचाया जा रहा है। अगर हम खरीद की बात करें तो वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 में 186.58 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। गेहूं की खरीद से अब तक 17,87,633 किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है, वो लाभान्वित हुए हैं। इसके साथ साथ खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 में कुल 707.44 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। लगभग 105.96 लाख किसानों को मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में खरीद संचालन कार्यों से सीधे तौर पर लाभ हुआ है। इसके साथ साथ और अगर बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,33,566.29 करोड़ रुपए का भुगतान करके पहले ही किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से खरीफ 2020-21 और रबी 2021 में 5,79,417.82 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन भी किसानों से खरीदी की गई है। इसके साथ साथ अब तक 36,849.11 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 186.58 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई। इस खरीद से 17,87,633 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए, उनके खातों में पैसा पहुंचा है। वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से लगातार जारी है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 105.96 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ साथ इसी तरह से 5,079 मीट्रिक टन खोपरा यानी कि जो 12 मासी फसलें हैं उनकी भी खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 22 अप्रैल 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52,40,00,000 रुपए की अदायगी की गई है। किसानों को उनके खातों में पैसा भेजा गया है। अगर इसके साथ साथ हम और बात करें अलग अलग और राज्यों की बात करें तो उसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीदी का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। 22 अगर हम बात करें किसानों से तो लगभग
26,719.51 करोड़ रुपए के एमएसपी पर मूल्यों पर कपास की भी खरीदी की गई। उसमें 91,79,310 गांठों की खरीदी जो किसानों से कपास के जो गांठ है वो किसानों से खरीदी की गई है और इसका सीधा फायदा किसानों को मिला है, उनके खातों में पैसा भेजा गया है। और हरियाणा और राजस्थान के किसान रबी की फसलों को मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं, जहां इनकी फसल की सरकारी खरीद का पैसा डीबीटी के जरिए सीधा उनके खातों में पहुंचाया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है। किसान सरकार के इस निर्णय से बेहद खुश हैं। मेरी कणक धान मंडी जैसर च आई हुई है, तकरीबन 1000 कुंटल कणक है, 2000 गट्टा कणक है। बहुत वधिया तुल रही हुई है जी, बहुत जल्दी काम निपट रहा है तो पेमेंट भी अगले दिन है। मैं सरकार तो पूरी तरह खुश हूँ। सिस्टम इतना बढ़िया है, इस बार पूछो ही मत। कम माल तुल रहा है, साफ सफाई बढ़िया हो रही है, साथ ही साथ माल तो मेरे साथ में जो फार्मर आए थे जी, मेरी वाइफ के नाम से बेची थी मैंने डेयरी, पेमेंट भी तीसरे दिन आ गई। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम बड़ा सराहनीय है। मैंने अपनी गेहूं काटी और पंचकुला मंडी में लेकर आया। तकरीबन मेरी गेहूं है 35-36 कुंटल की, जिसकी मेरी डायरेक्ट पेमेंट मेरे खाते में चली गई है। हमारे को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हैगी। आओ और एट ए टाइम हमारे उसी टाइम गेट पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमारे को किसानों को। इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है हमारे को। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने अपनी 50 क्विंटल गेहूँ बेची थी, जो कि मेरे खाते में पेमेंट आ चुकी है डायरेक्ट। सरकार का इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पहले हमारे खाते में कभी ऐसी पेमेंट आई नहीं, अभी हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने हमारे खातों में डायरेक्ट पेमेंट डाल के बहुत बढ़िया किया है जी। मैंने 30 क्विंटल गेहूँ बेची है, इसके मुझे 58,000 रुपये मिले हैं। पहले ही कैश मिलता था, अब खाते में आ जाते हैं। और अब बात करेंगे खाद्य प्रसंस्कृत क्षेत्र को जो विस्तार दिया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से पैदा चुनौतियों के बावजूद अप्रैल फरवरी 2020-21 की बात करें तो कोविड-19 महामारी से जो चुनौतियां पैदा हुई उसके बावजूद अप्रैल फरवरी 2020-21 के दौरान भारत से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 26.51% बढ़ा है। कोविड-19 महामारी के चलते पैदा चुनौतियों के बावजूद यह बढ़ोतरी बीते साल 2019-20 की समान अवधि की तुलना में कहीं अधिक है। इसके साथ साथ त्वरित अनुमानों के मुताबिक अप्रैल फरवरी 2021 के दौरान कुल 43,798 करोड़ रुपए की प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात हुआ। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में दालें हैं, इसके साथ प्रसंस्कृत सब्जियां, प्रसंस्कृत फल एवं जूस, मूंगफली, गुआर गम, तैयार अनाज, मील में तैयार उत्पाद, मादक पेय और ऑयल मिल्स भी शामिल है। ये जो प्रसंस्कृत किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रसंस्कृत सब्जियों की बात करें तो मादक पेय और मिल में तैयार उत्पाद जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। यह बढ़ोतरी बीते साल यानी कि 2019-20 की समान अवधि की तुलना में कहीं अधिक है। इसके साथ साथ वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारतीय स्नैक्स, सॉस, स्टार्च उत्पादों, वेजिटेबल फ्लोर, माल्ट उत्पादों में 36% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही विविध प्रसंस्कृत सामानों और दालों का निर्यात भी 33% बढ़ा है, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है उसका कहीं ना कहीं विस्तार दिया गया है। इसके अलावा अनाज आधारित उत्पादों में 18%, प्रसंस्कृत फल और जूस में 12% और मूंगफली के निर्यात में 7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ऑयल मिल के निर्यात में 96% की भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ साथ कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया भर में व्यापार बाधित होने के बावजूद भी प्रसंस्कृत खाद्यों में वृद्धि हुई है। एपिडा सूचीबद्ध उत्पादों के प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में 26.51% की समग्र जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। ये एपिडा ने आंकड़े दिए हैं। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और आंकड़ों की बात करें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए एपिडा ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। प्रमुख हितधारकों के साथ एमओयू, निर्यात संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना और जीआई उत्पादों को प्रोत्साहित सहित कई कदम एपिडा ने कदम उठाए। इसके साथ साथ उत्पाद केंद्रित निर्यात एवं संवर्धन मंच निर्यात को आसान बनाने के लिए निर्यात संवर्धन मंचों का भी गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार पहुंच उपलब्ध कराना और निर्यात को प्रोत्साहन देना भी काफी अहम रहा। ये एपिडा के कई महत्वपूर्ण कदम है ताकि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।